हेलो दोस्तों, आपका पॉलिटी PYQ सीरीज में आपका स्वागत है। ये वीडियो मौलिक अधिकार या मूल अधिकार से संबंधित है और ये पार्ट 2 के रूप में ये वीडियो है, जो कि हमने पिछले वीडियो में हमने चर्चा कर चुका है कि आर्टिकल 12 से लेकर के 21 तक हमने अच्छे से डिस्कस किया है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आर्टिकल 22 से लेकर के 35 के बीच, ठीक है। तो और साथ ही साथ हम इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि पिछले वर्ष के जो प्रश्न हैं उसको भी अच्छे से डिटेल समझने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ जो BPSC का पैटर्न है वो भी देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। फिर आपके लिए मैंने अभ्यास MCQ प्रश्न भी रेडी किया है, जो कि खासकर ये प्रीवियस ईयर पे बेस है। तो आपको इस टेस्ट को भी देना है और कोशिश करना है कि इसको अच्छे से दें, ताकि एक प्रिपरेशन लेवल भी पता चले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने पिछले वीडियो में जैसे कि बताया कि हमने चर्चा कर चुका है कि 14 से 18 जो कि राइट टू इक्वालिटी की बात करता है और राइट टू फ्रीडम जो कि 19 से 22 के बीच बात करता है। तो ये दोनों मैंने कवर कर चुका है। तो जिसने भी ये वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ जाके उसे ज़रूर देखें और उसके बाद इसको देखें, ताकि आप अच्छे से एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाएँ, अच्छे से समझ पाएँ कि मौलिक अधिकार कैसे मौलिक अधिकार के अंतर्गत किन किन चीज़ों को हमारे संविधान हमें वो अधिकार देता है। तो फिर हम इस वीडियो में राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो कि आर्टिकल 23-24 की बात करता है, तो उसको हम देखेंगे, ठीक है। फिर साथ साथ हम राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो कि 25 से 28 के बीच देखेंगे, और साथ ही साथ कल्चरल एजुकेशनल राइट जो कि 29-30 इस पे चर्चा करेंगे, ठीक है। फिर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी 32 आर्टिकल में देखेंगे। तो हम ये देखते हैं कि ये वीडियो खासकर हिंदी मीडियम वालों को खासकर उनके लिए बनाया गया है, क्योंकि ज़्यादातर मेरा जो भी कंटेंट है वो हिंदी में रहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हिंदी मीडियम वालों का हमेशा से ये सवाल रहा है कि उसको कंटेंट अवेलेबल नहीं मिलते हैं, या खासकर जो उनको कंटेंट खोजने में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो मैंने कोशिश किया कि इसको हिंदी में ही रखें और कोशिश करेंगे कि खासकर सारा हिंदी में ही आपको अच्छे से एक्सप्लेन करें। तो ये हिंदी मीडियम वालों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हम अनुच्छेद 22 की बात करें तो कुछ दशाओं में जैसे गिरफ्तारी या डिटेंशन या निरोध से संरक्षण की बात करता है। तो कुछ दशाओं जैसे हमको कभी सपोज दैट किसी को गिरफ्तार कर ले या डिटेंशन के स्थिति में आपको क्या क्या संरक्षण संविधान देता है, तो उसकी बात करता है ये आर्टिकल 22 में। ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें भी 2 क्लॉजेज है, जैसे 1 और 2, ठीक है। तो 1 जैसे सामान्य कानून के मामले में सिविल लॉ, और जैसे सिंपल जो सिविल लॉ है उसके द्वारा दायरे में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या आपको अधिकार है, ये आपको देखना है। जैसे कि गिरफ्तारी के कारणों के बारे में जानने का अधिकार, ठीक है, गिरफ्तारी किस कारण से हुआ है, ठीक है। फिर वकील या परामर्श करने या अपने बचाव के लिए अपना बचाव का अधिकार भी है आपके पास, ठीक है। वही आवागमन परिवहन में लगने वाले समय 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के आगे आपको पेश करना होगा, ऐसा आपको अधिकार, ठीक है। फिर वही मजिस्ट्रेट की अनुमति नहीं मिलने पर 24 घंटे के बाद रिहा होने का अधिकार है। अगर मजिस्ट्रेट अनुमति जब तक नहीं देता है तो 24 घंटे के बाद आपको रिहा भी कर देगा। तो इस स्थिति में अगर ये 24 घंटे के अंदर आपको उनके सामने किसी ब्याल में उपस्थित होना है, ठीक है। ये चीज़ हम नॉर्मल जो सामान्य कानून के मामले में। वहीं प्रिवेंटिव डिटेंशन निवारक निरोध कानून के मामले में बात करें तो जो आपको जो अधिकार है ये है कि जैसे गिरफ्तारी के कारण का, तो इसमें भी जानने का अधिकार है कि किस कारण से हमें गिरफ्तार किया गया है, ठीक है। तो वहीं जैसे कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि जनहित में विरुद्ध होने की गिरफ्तारी के कारणों को खुलासा नहीं किया जाएगा, जो कि जनहित के विरुद्ध होने पे ऐसी कंडीशन में आपको कारण का खुलासा नहीं किया जाएगा, ठीक है। वही डिटेंशन संबंधी आदेश के खिलाफ अपना बचाव करने का आपको अधिकार है, ठीक है। वहीं 3 महीने के बाद रिहा होने का अधिकार है, ठीक है। ये अधिकार है अगर सलाहकार बोर्ड, ठीक है, इस अवधि में वृद्धि करने का सुझाव ना दें। मतलब सलाहकार बोर्ड यदि आपको और अधिक टाइम नहीं बढ़ाए तब तक, तो आपको 3 मंथ में आपको रिहा करने का ये अधिकार है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। फिर आर्टिकल 23 की बात करते हैं। तो आर्टिकल 23 में बात करता है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि इसमें 2 आर्टिकल आते हैं, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24, ठीक है। तो अब जैसे अनुच्छेद 23 को देखते हैं कि इसमें क्या आता है। जैसे मानव तस्करी या बालात श्रम पर प्रतिबंध। तो ऐसे केस में जैसे ह्यूमन जो तस्करी होते हैं, ठीक है,
वही या कोई भी बच्चों को किसी प्रकार का श्रम से इससे प्रतिबंध किया गया है, इसको इस तरीके के कार्य नहीं हो। ठीक है, तो वहीं आर्टिकल 23 के अंतर्गत जैसे क्या क्या प्रतिबंध करता है, जैसे कि मानव तस्करी, ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करता है, वही बेगार बालाश्रम की बच्चों को आप श्रम नहीं करवाएंगे कारखानों में, इसी प्रकार का अन्य कई बालाश्रम, ठीक है, इसमें से ये किसके लिए उपलब्ध है, तो ये नागरिक और गैर नागरिक दोनों के लिए, ठीक है। राज्य या निजी व्यक्तियों के विरुद्ध व्यक्ति की रक्षा करता है, राज्य और कोई भी इंडिविजुअल के प्रति ये रक्षा भी करता है। तो वहीं आर्टिकल 24 की बात करें तो कारखानों आदि में बच्चों को रोजगार लगाने पर भी रोक है, ठीक है, कि कई सारे कारखाना हैं, जैसे बारूद के कारखाना या शीशा के, तो ऐसे सब कार्यों में बच्चे को हम उसमें से रोजगार नहीं दें, मतलब उसको रोजगार देने से रोका गया है, ठीक है, क्योंकि उससे उनके शरीर पे इम्पैक्ट पड़ेगा या उनके हेल्थ इशू हो सकते हैं, ठीक है। इस तरीके के जो संविधान में अधिकार है बच्चों को प्रतिबंध किया गया है इस तरीके की चीज़ें में। वहीं अब बात एक्सेप्शन की बात करें तो राजनीतिक थे तो अनिवार्य सेवा, जैसे कुछ चीज़ में अनिवार्य सेवा कर सकता है, जैसे सैन्य सेवा, या समझ जब भी सैन्य सेवा देने की बात हो कि जब भी वार की स्थिति में आपको बुलाया जाए तो उस समय ऐसी स्थिति में आपको सेवा देना पड़ सकता है, ठीक है, ये राज्य कर सकता है। वही समाज सेवा की स्थिति में, ठीक है, वहाँ पे किसी भी तरीके से बच्चों को इस तरीके को रोक नहीं किया जाएगा। अब देखते हैं कि मानव तस्करी को रोकने के लिए बनाए गए कुछ कानून, जैसे अनैतिक व्यापार अधिनियम जो कि 1956 में बनाया गया था, बेगार श्रम पद्धति अधिनियम जो कि 1976 में बनाया गया, वही किशोर न्याय जो कि अधिनियम 2000 बालकों को देख रेख संरक्षण से रिलेटेड है। तो ये अधिनियम इस तरीके के कानून मानव तस्करी के लिए रोकने के लिए बनाया गया। फिर अनुच्छेद 24 के तहत जो प्रतिबंध है कि 14 साल से कम आयु के बच्चों को रोजगार पर रखने का निषेध है, जैसे कि किसी भी कारखाने में हो, खादान में हो, या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में, ठीक है। किसके लिए उपलब्ध है, तो सभी बच्चों के लिए ये उपलब्ध है, ठीक है। इसमें नागरिकता को ध्यान नहीं रखा गया है कि ऐसा नहीं कि ये भारत के ही नागरिक हो, जो इंडिया में जैसे इंडियन बाउंड्री के अंदर है तो उसको भी ध्यान रखा गया है, ठीक है। हानि रहित या नैतिक कार्य के लिए कोई प्रतिबंध, अब कुछ नैतिकता को लेकर के कुछ नैतिक कार्य में यदि बच्चे सहयोग कर रहे हैं तो उसमें ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है, ठीक है। वहीं बाल श्रम पर रोकने के लिए जैसे बाल श्रम को रोकने के लिए क्या क्या कानून है, तो ये ध्यान रखना है। तो इसमें बाल श्रम प्रतिषेध विनियमन अधिनियम 1986, वहीं बाल श्रम अधिनियम 2016, इसकी भी इस तरीके के कानून है, ठीक है। बाल श्रम प्रतिषेध विनियमन अधिनियम 1986 में संशोधन भी किया गया और सभी व्यवसायों प्रक्रिया में 14 वर्ष से कम के बच्चों को रोजगार से प्रतिबंधित किया गया, ठीक है। कुछ खतरनाक व्यवसाय जैसे प्रक्रिया में किशोरों को जैसे 14 से 18 वर्ष के, जैसे एक तो 14 से कम वर्ष के आयु के बच्चों को प्रतिबिंबित किया गया, वहीं कुछ खतरनाक व्यवसाय में या प्रक्रिया में जैसे 14 से लेकर 18 से तक के बच्चों को भी प्रतिबंधित किया गया, निषेध किया गया, ठीक है। फिर हम उसके बाद देखें तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की बात करता है, तो इसमें जो आर्टिकल 25 है या आर्टिकल 26 या आर्टिकल 27 या 28, ठीक है, इन सब में धर्म की स्वतंत्रता से रिलेटेड बातें की गई है हमारे संविधान में, ठीक है। तो 25 में जो बात करता है जैसे अंतःकरण और धर्म को बिना किसी बाधा में के मानने, उसे अपनाने या उसके प्रचार प्रसार करने के लिए, इससे रिलेटेड, ठीक है। वही धार्मिक कार्यों को प्रबंधन मैनेजमेंट को लेकर के उसकी स्वतंत्रता है, ठीक है। फिर 27 में बात करता है किसी भी विशेष धर्म को कोई भी आपको बढ़ावा देने के लिए कर देने से मना करने की स्वतंत्रता है, कि आप उसको कर दे, टैक्स देने से मना करने की स्वतंत्रता है आपके पास। फिर कुछ शिक्षा संस्थान में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की बारे में स्वतंत्रता, ये सब 28। इसको थोड़ा सा और डिटेल देखते हैं कि जैसे 25 में क्या है, व्यक्ति की स्वतंत्रता, अब क्या चीज़ की, जैसे सभी व्यक्ति को समान हकदार है, जैसे अंतःकरण की स्वतंत्रता, तो आंतरिक स्वतंत्रता की बात करता है, ठीक है। वह ईश्वर के साथ जुड़ाव का आंतरिक स्वतंत्रता की बात करता है कि आप किसी को भी आप जैसे जो आपके गॉड है उसमें जो आपको स्वतंत्रता है कि कोई भी ईश्वर से आप कोई भी प्रक्रिया से आप अंतःकरण से आप उन्हें जैसे भी हो आप उन्हें कर सकते हैं, जैसे उनके लिए प्रे कर सकते हैं, ठीक है। धर्म को अबाध रूप से मानने का अधिकार, ठीक है। धार्मिक विश्वासों की घोषणा की बात करता है। आचरण का अधिकार, जैसे किस प्रकार के, जैसे पूजा अनुष्ठान समारोह आदि की बात करता है।
प्रचार करने का अधिकार भी आपको है, धार्मिक प्रचार कर सकते हैं, ठीक है। अपने धार्मिक विश्वासों का प्रचार या प्रसार करने का अधिकार है, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें आपको स्वतंत्रता देती है धार्मिक रूप में, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि अनुच्छेद 26 में सभी धार्मिक संप्रदाय में उनका कई अनुभाग, जैसे प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय उनके अनुभाग को निम्नलिखित अधिकार होंगे, जैसे कि धार्मिक या कोई भी धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थान की स्थापना ये भी कर सकता है, प्रबंधन का अधिकार भी है, मैनेजमेंट करने का। फिर अपने धार्मिक जो विषयक कार्यों को प्रबंधन करने का ये भी आपको चल अचल संपत्ति जो है, ठीक है, उसको अर्जन करने का भी अधिकार है। ऐसी संपत्ति को कानून के अनुसार प्रशासित करने का भी है कि कानून के अनुसार आपको क्या कहते हैं प्रशासित करने का भी अधिकार है। तो ये चीज़ें अनुच्छेद 26 में दिया गया। फिर अनुच्छेद 27 की बात करते हैं, तो किसी भी व्यक्ति को किसी भी विशेष धर्म में, ठीक है, या धार्मिक संप्रदाय को बढ़ाने के लिए किसी भी प्रकार के कर देने के बाध्य नहीं है कि आप ऐसा नहीं कि आप कोई भी एक विशेष धर्म को बढ़ाने के लिए आपको टैक्स किसी प्रकार से देना है, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 27 में बात करता है। सामान्य तौर पे वसूले गए जो भी टैक्स है उसका उपयोग सभी धर्मों को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है, ना किसी विशेष धर्म के लिए। अब स्टेट कोई भी विशेष धर्म को बढ़ावा देने के लिए सिर्फ ऐसा नहीं है कि टैक्स लगाए या टैक्स ले, ठीक है। तो वो सभी धर्मों को बढ़ावा देने के लिए उनका कार्य होगा, ये बताया गया है। वही अनुच्छेद 28 की बात करते हैं, धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने का। अब धार्मिक शिक्षा में किस प्रकार की, जैसे शैक्षणिक संस्थान में जैसे पूरी तरीके से जो राज्य द्वारा चलाता है, ठीक है, उसमें पूरी उसमें कोई भी प्रकार से धार्मिक शिक्षा की अनुमति नहीं होगी, ठीक है, जो कि स्टेट के द्वारा पूरा उसके द्वारा कंट्रोल किया गया। राज्य द्वारा प्रशासित लेकिन धर्माश या ट्रस्ट के तहत कोई भी यदि संस्थान है, इंस्टीट्यूशन है, उसमें अनुमति है कि आप धार्मिक शिक्षा की अनुमति दे सकते हैं। राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त सिर्फ जैसे संस्थान है कि कोई भी राज्य से मान्यता प्राप्त है तो स्वैच्छिक उसके आधार पे है सहमति, लेकिन अनिवार्य है, ठीक है, उसके स्वैच्छिक आधार पे, उसके इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन के आधार, मतलब उनके आधार, उनके मन पे है, ठीक है। राज्य के वित्त सहायता प्राप्त करने वाली जो राज्य से जिसको पैसा मिलता है, फंडिंग मिलता है, तो उसके स्वैच्छिक अधिकार पे कि वो धार्मिक किस तरीके की शिक्षा दे या ना दे, ठीक है। संस्कृति शिक्षा संबंधी जो अधिकार है, जैसे अनुच्छेद 29 और 30 में बात करता है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण की बात करता है। शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का इस संबंधित बात करता है अनुच्छेद 29 और 30। तो अनुच्छेद 29 में अच्छे से डिटेल से समझते हैं कि जैसे क्या है कि व्यक्तियों को अधिकार मान्यता देता है अपना संस्कृति और भाषा लिपि को वो संरक्षण करें, ठीक है, इस तरीके के ये अनुच्छेद 29 में कहा गया है। राज्य द्वारा वित्तीय सहायता जो जिस संस्थान को प्राप्त है उसमें प्रवेश किसी भी नागरिक के साथ किसी भी आधार पे भेदभाव नहीं होगा। ये स्टेट कोई भी इस आधार पे, खासकर तो संस्कृति भाषा लिपि के आधार पे वो भेदभाव नहीं कर सकता है, ठीक है। भाषा के भेदभाव आधार के रूप में शामिल किया गया है, जैसे अनुच्छेद 29 को संरक्षण प्राप्त करता है भाषाई अल्पसंख्यक या धार्मिक अल्पसंख्यक। जैसे क्या होता है कि जैसे कुछ भाषाई अल्पसंख्यक है उसको विशेष किसी भी तरीके से स्टेट चाहे तो उसको थोड़ा सा संरक्षण उसको अलग से दे सकता है, ठीक है, या धार्मिक अल्पसंख्यक जैसे है उस कंडीशन में, ठीक है। ये ध्यान देने वाली बात है। इस अनुच्छेद के दायरे में बहुसंख्यक सहित सभी वर्गों के लिए उपलब्ध है, ठीक है। तो इस तरीके की अनुच्छेद 29 में बात की गई है। अब अनुच्छेद 30 की बात करें तो इसमें क्या कि अल्पसंख्यकों को क्या क्या धार्मिक या भाषाई जो अधिकार प्राप्त किया गया है वो उसकी चर्चा की गई है। जैसे अपनी पसंद का शिक्षण संस्थान की स्थापना, ठीक है, उनका प्रशासन करने का अधिकार है, ठीक है, ये अनुच्छेद 30 में कहा गया। राज्य द्वारा जो भी संपत्ति अधिग्रहण करने के मामले में पर्याप्त मुआवजा पाने का अधिकार है। मान लीजिए कोई स्टेट किसी के संपत्ति को अधिग्रहण कर लिया तो उसको पर्याप्त मुआवजा मिले, इसका उसका पूरा अधिकार है, ठीक है, पूरा अधिकार है। वही राज्य द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग की बात करें तो वर्ग के शिक्षा संस्थानों को सहायता प्रदान करते समय भेदभाव नहीं किया जाएगा कि कोई भी राज्य द्वारा जो भी अल्पसंख्यक वर्ग है उसमें कोई भी इंस्टीट्यूशन है उसको जो भी सहायता दे उसे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो। तो अनुच्छेद 30 में केवल धार्मिक या भाषाई तक ही सीमित नहीं है, जबकि अनुच्छेद 29 में विस्तार सभी वर्गों तक है, ठीक है। संविधान के कहीं भी अल्पसंख्यक शब्द का परिभाषित नहीं किया गया है। हमारे संविधान में अल्पसंख्यक वर्ग को परिभाषित नहीं किया गया है कि ये चीज़ अल्पसंख्यक के अंतर्गत आएंगे।
फिर सबसे इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल है अनुच्छेद 32, ठीक है। इसमें कहा गया कि संविधान उपचारों का अधिकार, जैसे कि अम्बेडकर जी इसको संविधान की आत्मा और हृदय के रूप में इसे संबोधित किया गया आर्टिकल 32 को, ठीक है। वहीं उच्चतम न्यायालय संविधान का एक मूल विशेषता है। उच्चतम न्यायालय ने बताया कि संविधान की एक मूल विशेषता जो कि आर्टिकल 32 है, इसे संवैधानिक संशोधन से नहीं हटाया जा सकता है, ठीक है। किसी प्रकार के संवैधानिक संशोधन से इसे नहीं हटा सकते हैं। अब इसमें क्या क्या शामिल है, जैसे कि प्रावधान, जैसे मूल अधिकारों को लागू कराने उच्चतम न्यायालय में जाने का अधिकार। आपको उच्चतम न्यायालय में किसी प्रकार के यदि आपको फंडामेंटल राइट का हनन होता है, ठीक है, तो आप उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। उच्चतम न्यायालय के पास मूल अधिकार को लागू कराने के लिए निर्देश या आदेश रीट जारी करने की शक्ति है, कि सुप्रीम कोर्ट को आपको रीट जारी करने का भी अधिकार है, ठीक है। अब ये हम देखेंगे किस प्रकार की रीट उच्चतम न्यायालय जारी करता है, ठीक है। सांसद किसी अन्य न्यायालय को निर्देश या आदेश रीट जारी करने का अधिकार है। सांसद किसी अन्य न्यायालय को, ठीक है, सांसद भी किसी भी अन्य न्यायालय को निर्देश या आदेश दे सकता है। उच्चतम न्यायालय को प्रदान उपयुक्त शक्तियों को प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ही, मतलब ऐसा नहीं कि उच्चतम न्यायालय को शक्ति पे किसी प्रकार का प्रभाव पड़े, ठीक है, उसको किसी भी प्रकार से विघ्न डाले हुए इस तरीके कार्य कर सकता है। किसी भी अन्य न्यायालय में उच्च न्यायालय शामिल नहीं है, ठीक है, क्योंकि अनुच्छेद 226 के तहत क्या होता है, रिट जारी करने की शक्ति प्रदान किया गया 226 को, ठीक है, हाई कोर्ट को। वहीं हम बात करें तो संविधान के द्वारा जो किए गए प्रावधान के सिवाय उच्चतम न्यायालय को जाने का निलंबित नहीं किया जाएगा, ठीक है, कि आपको आप चाहे तो उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं। तो फिर हम बात करते हैं रीट। अब इसको हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है, कि हमारे संविधान में अनुच्छेद 32 और 226 के तहत किस प्रकार की रीट जारी करने की बात किया है। जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, जो हैबियस कॉर्पस है, इसमें क्या गया है, इसका जो मूल तत्व है, जैसे व्यक्ति को न्यायालय के सामने पेश करने से रिलेटेड है, ठीक है। ये रीट जो जारी करता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, व्यक्ति को न्यायालय के सामने पेश करने से। जैसे क्या है कि इसके तहत उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा किसी भी व्यक्ति को जिसे हिरासत में लिया गया, ठीक है, या कैद में रखा गया, उसे शारीरिक रूप से न्यायालय के सामने पेश करने का निर्देश किया गया कि भाई उसे सामने पेश करो। तत्पश्चात क्या होता है कि न्यायालय द्वारा उसको कैद रखने के कार्यों को जांच की जाती है। अगर वो कैद में रखने के कानूनी आधार नहीं है तो रिहा किया जाए। किसी मान लिया जाए उसके खिलाफ किसी प्रकार के सबूत नहीं है, ठीक है, वो निर्दोष हैं, तो उसे रिहा कर दिया जाएगा। तो इसे सार्वजनिक प्राधिकरण के साथ साथ निजी व्यक्तियों दोनों के विरुद्ध जारी कर सकता है ऐसे कंडीशन में, ठीक है, कि ऐसे कंडीशन में उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय अपने न्यायालय किसी भी व्यक्ति को ये चीज़ कर सकता है, उसके सामने ये रीट जारी कर सकते हैं। फिर परमादेश मैंडेमस की बात करते हैं, हम आदेश देते हैं। अब इसका जो है, जैसे इसमें क्या है कि उच्चतम न्यायालय जो है, जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है, ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति को या निगम, कंपनी या निचली अदालत या सार्वजनिक प्राधिकरण, जो भी जो सार्वजनिक प्राधिकरण है या राज्य के प्राधिकरण, जो स्टेट के जो प्राधिकरण, उसको निर्धारित कर्तव्य को निभाने का आदेश देता है। उसमें क्या जैसे क्या कर्तव्य है उनको निभाने की बात करता है कि आपको अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे निभाएं, उसकी बात करता है। इसे किसी भी निजी व्यक्ति या निकाय संविदात्मक दायित्व को लागू करने के लिए राष्ट्रपति या राज्यपालों के विरुद्ध या अपनी न्यायिक क्षमता को कार्य करने वाले उच्च न्यायालयों को मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता, ठीक है। कुछ यहाँ एक्सेप्शन है, उसको आपको ध्यान में रखेंगे कि किन के खिलाफ ये जारी नहीं किया जा सकता। वहीं प्रतिषेध, प्रोहिबिशन की बात करता है, रोकना जिसको हिंदी में करते हैं, या उसका जो जैसे क्या रोकना, तो उच्चतम न्यायालय द्वारा निचली अदालत या जो ट्रिब्यूनल है, अधिकरणों को जारी किया जाता है ताकि वो अपने अधिकार क्षेत्र में उल्लंघन ना करें। अपने जैसे उच्चतम न्यायालय अपने निचले अदालतों को कहता है कि अपने जो अधिकार क्षेत्र है उसको उल्लंघन नहीं करना है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय को कार्यों को ना करें, उच्च न्यायिक कार्यों, जैसे उच्च न्यायिक मतलब उनके जो क्षेत्र से बाहर उनको कार्य नहीं करें, ये न्यायिक या उच्च न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध ही जारी किया जा सकता है, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। फिर उत्प्रेषण सर्चुरारी की बात करता है, तो जिसमें प्रमाणित किया जाना है या सूचित किया जाना, इसे उच्चतर न्यायालय द्वारा निचली अदालतों या अधिकारों को या तो उनके पास लंबित मामला, कोई भी लंबित मामला है, ठीक है, या अधिकारों को निचली अदालत में खासकर उसके पास स्थानांतरित करने या मामले को आदेश को रद्द करने के लिए जारी किया जाता है। कोई भी उच्चतम न्यायालय निचले लंबित मामला है, उस कंडीशन में वो स्थानांतरित वो अपने पास ला सकता है। तो ऐसे
कंडीशन में रिट जारी कर सकता है। ठीक है, ये से विधायी न्याय कोई निजी व्यक्तियों या निकायों को विरुद्ध नहीं किया जा सकता, कोई भी प्राइवेट व्यक्ति के खिलाफ नहीं कर सकता इसे। अधिकार परीक्षा की बात करते हैं, क्यों वारंटो किस अधिकार से। अब देखो यहाँ पे जो रिट जारी करता है, जिससे इससे उच्च न्यायालय द्वारा सार्वजनिक पद के संबंध में किसी भी व्यक्ति को दावे को वैध की जांच करने के लिए जारी किया जाता है। ठीक है, कि सार्वजनिक पद से संबंधित जो भी सार्वजनिक पद है, कोई व्यक्ति जैसे उसकी वैधता कि आप किसी व्यक्ति को सार्वजनिक पद अवैध रूप से बने रहने से रोकता है कि आप किस कारण से, मान लिया जाए अवैध रूप से है, तो उसको ये रिट जारी कर सकता है। मंदिर स्तरीय कार्यालय या निजी कार्यालय के मामले में जारी नहीं करना, कोई भी निजी ये कार्यालय से ये बाहर है। ठीक है, जो वो सार्वजनिक हमेशा सार्वजनिक पदों के लिए ही है। तो ये सब 5 प्रकार के रिट हैं जो कि अनुच्छेद 32 और 226 के तहत जारी किए जाते हैं। ठीक है, तो हमने बात किया। फिर आगे बात करते हैं कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में, हाँ उसके बाद अब बीपीएससी पीवाईक्यू पे ही बात करते हैं। तो क्या क्या किस तरीके के क्वेश्चन, तो हम अब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान के नागरिकों को नहीं दिया गया है। ठीक है, तो संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार ये तो है, ये संपत्ति का अधिकार ये एक्चुअली पहले था, ये संविधान में हमारे जो अधिकारों में संपत्ति का अधिकार था, लेकिन अब नहीं है, इसको संशोधन के द्वारा इसे हटा दिया गया। शांतिपूर्ण एकाग्र होने का अधिकार ये भी है, देश के आज़ादी होने का, आज़ादी से आने जाने का अधिकार ये भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखें तो जैसे अगला क्वेश्चन है कि हमारे संविधान में उन मौलिक अधिकारों को चयन करें जो कि भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं है। ठीक है, मतलब कि हमारे इंडियन सिटीजन को कौन सा अधिकार प्राप्त है। जैसे तो ऐसे केस में जैसे भाषण और अभिव्यक्ति ये तो अधिकार है। ठीक है, फिर कानून के समता के क्षेत्र में जैसे हमारे जो है गैर नागरिक जो है, गैर नागरिकों को हम एक समान तो अधिकार नहीं है। ठीक है, लेकिन ये जैसे अल्पसंख्यकों का अधिकार ये है। तो जीवन में स्वतंत्रता संरक्षण, तो हमारे जो 1 और 3 किस्में 1 और 3 ठीक है ये है। ठीक है, ए इसका आंसर है। तो हमारे जो जैसे है कि हमारे संविधान में भारतीयों में ये भाषण और अभिव्यक्ति की ये है, तो हमने इसका चर्चा अच्छे से किया है। तो आगे देखते हैं जैसे कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार तो ये तो बहुत तेजी क्वेश्चन है, अनुच्छेद 12 से 35 के बीच प्राप्त है। ठीक है, फिर भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद, ठीक है, संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों को प्राथमिकता देता है। तो ऐसे केस में जैसे हमने इसको चर्चा किया है, तो ये आर्टिकल अनुच्छेद 13 करता है। ठीक है, फिर हम अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन में जैसे विधि के नियम की बात करता है। तो कानून अधिराज्य का क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र की व्यवस्था, इसका आंसर ये है। ठीक है, तो देखिए मैं बस इसको कुछ क्वेश्चन को इसलिए लिया हूँ कि इससे पता चले कि क्या बीपीएससी का क्या ट्रेंड रहा है और कितना इजी क्वेश्चन आता है। जिस तरीके से मैंने डिस्कस किया, अगर आप उसको अच्छे से सुने होंगे या समझ पाए होंगे तो ये बहुत इजी क्वेश्चन रहा है। ठीक है, अभी तक का। तो आपको इस तरीके से प्रयास करना है। जैसे भारत के संविधान में लगे तो कौन सा अनुच्छेद, प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता तो आपको पता ही है, अनुच्छेद 19 की बात करता है। ठीक है, फिर आपको उच्चतम न्यायालय की जैसे कि बात करते हैं कि उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार किसी भी निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडा फहरा रहा है, उसके तहत हर नागरिक को मौलिक अधिकार है। क्या चीज़ का मौलिक अधिकार, तो भाई संविधान अनुच्छेद फ्रीडम ऑफ स्पीच, और इसमें कई सारे आर्टिकल है। तो इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच अनुच्छेद 19A में बात करता है। ठीक है, फिर हम बात करें भारतीय संविधान को संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया। तो ये डेट आपको याद रखना है, 1 अप्रैल 2010 में जोड़ा गया। ठीक है, फिर हम निम्न में से कौन सा मानव अधिकार भारतीय अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार जैसे सूचना का अधिकार ये डायरेक्ट मौलिक अधिकार नहीं है, काम करने का अधिकार, मकान का अधिकार नहीं है, शिक्षा का अधिकार ये मौलिक अधिकार है। ठीक है, भारतीय संविधान के अंतर्गत। तो ये ध्यान रखना है। तो ये कितना इजी क्वेश्चन है। जैसे निम्नलिखित में किसको संविधान के द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। तो हमारे से वो सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक है, और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, इसको हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। फिर हम बात करते हैं भारतीय संविधान के द्वारा प्रदत्त निम्न में कौन सा अधिकार गैर का नागरिकों को भी उपलब्ध है। तो जैसे गैर नागरिकों को क्या कहते हैं, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है।
तो हमारे जो संवैधानिक निराकरण का अधिकार है ये हमारे गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना है। फिर हम आगे चलते हैं। आपके लिए जो 10 क्वेश्चन MCQ फॉर्म में जो कि आपको प्रैक्टिस करना है और खुद की जो प्रिपरेशन लेवल है उसको जांच करना है। तो हम इसको देखेंगे, लास्ट में इसका आंसर भी दिए हैं। तो आप कोशिश करें, इसको 10 से 30 सेकंड का टाइम लें और इसको देखें कि कितना मार्क्स आ रहे हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन हमने दिया है, ये खासकर हमारे प्रीवियस ईयर और NCERT पे ही बेस्ड है, तो इसको आप अच्छे से दें। जैसे कि कौन से मौलिक अधिकार भारत को रहने वाले नागरिक और विदेशी दोनों को उपलब्ध है। दोनों को उपलब्ध कौन सा है? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम एंड स्पीच, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, पर्सनल लिबर्टी एंड राइट टू फ्रीडम एसोसिएशन। तो ये आपको देना है, ये आपको करना है। फिर अंडर विच आर्टिकल, संसद के किस अनुच्छेद के तहत सशस्त्र बलों या सदस्यों के मौलिक अधिकारों को सीमित करती है? अब कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो कि रिस्ट्रिक्ट करता है फंडामेंटल राइट आर्म फोर्सेस को, यह देखना है। ठीक है। फिर राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट, जैसे भारत के क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार किसके अधीन है? नेशनल सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, अनुसूचित जनजाति के हित, लोक व्यवस्था, उपरोक्त में सभी। तो इसको भी आपको करने हैं। विच लैंडमार्क जजमेंट, जैसे आर्टिकल 21 ऐतिहासिक निर्णय अनुच्छेद 21 के दायरे में स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार को विस्तारित है। अगर आपने अच्छे से वीडियो देखा होगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस पे आपको अच्छे से इसको कोशिश करना चाहिए। चलिए इसको भी आपको करना है। ठीक है। फिर आगे चलते हैं। कौन सा अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट के मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट जारी करता है? तो कौन सा अधिकार, कौन सा आर्टिकल है जो खासकर सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है, किसके अंतर्गत आता है? ठीक, कौन सा आर्टिकल? संवैधानिक उपचारों का आवेदन को मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य के जैसे वित्तीय सहायता प्रदान करना, रोजगार अवसर सुनिश्चित करना, मौलिक अधिकारों का संरक्षण या शिक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है। फिर अगला देखें क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता उसके अभ्यास को समाप्त कर दिया गया? तो ये चीज़ें आपको देखना है कौन सा आर्टिकल में रिलेटेड है। फिर अनुच्छेद 24 के तहत किस मौलिक अधिकार की रक्षा की जाती है? जिससे शोषण के विरुद्ध का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म के अधिकार या शिक्षा का अधिकार, ये देखना है। ठीक है। फिर किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान को मूल संरचना की अवधारणा स्थापित की? तो ये जैसे केशवानंद भारती, स्टेट केरला, गोलकनाथ की बात करें, मीरवा मिल्स या शंकरी प्रसाद, तो इसको को करने हैं। फिर निम्नलिखित में कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकार नहीं है? ठीक, कौन सा? शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध। ठीक है। तो आपको ये सारा करना है और नीचे मैंने आंसर लिख दिया है। आपको करने के बाद आप खुद को जांच करें कि कैसे कितने मार्क्स आ रहे हैं, उस हिसाब से तय करें। ठीक है। यदि 8+ आ रहे हैं तो आपको कोशिश करना है कि घटना चाकर के सारे क्वेश्चन, कि कोई सारे पीसीएस का एक कॉम्बिनेशन है और उसमें सारे पीसीएस के क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको आप प्रैक्टिस करिए और थोड़ा सा अपना बेस इम्प्रूव करिए। और डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चन आप करते हैं तो आप और तरीके से और आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है, तो पूरा प्रयास करिए। ठीक है। ये रहा आपका आंसर। आप इससे पॉज करके आप देखें। ठीक है। कुछ सेकंड वेट करके इसका आंसर आप मैच कर लें। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और थैंक यू सो मच। आपने अगर ये इस वीडियो को आपको थोड़ा सा भी लाभ हो रहा है तो आप इसको ज़रूर और भी वीडियो जैसे जैसे क्रम में आएंगे उससे ज़रूर देखें और हो सके तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच।